मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के अगले टॉपिक मानव भूगोल के 3 सिद्धांतों की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि मानव भूगोल जो है वो प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के मध्य अंतर संबंधों का, अंतर क्रियाओं का अध्ययन है। मानव भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो तथ्य पाए जाते हैं उनके अध्ययन पे अधिक बल दिया जाता है। ये तथ्य गतिशील होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपको, मानव भूगोल यानी मानव भूगोल में मानव जो है वो अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। मानव जो है वो सक्रिय भौगोलिक कारक है। ये स्वयं तो प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होता ही है, लेकिन साथ में ये स्वयं भी प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है। ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये अंतर क्रियाएं जो है वो मनुष्य के वातावरण के कारकों के साथ समायोजन स्थापित करते हुए घटती है। शुरू में फ्रांसीसी जो भूगोलविद थे, इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को वर्तमान में मान्यता दी गई है। इन तथ्यों के आधार पर, इन सिद्धांतों के आधार पर मानव भूगोल को समझना, उसके अध्ययन बिंदुओं को समझना थोड़ा अधिक आसान हो जाता है। आइए बात करते हैं मानव भूगोल के 3 सिद्धांतों की। सबसे पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। तीसरा सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे आसपास जो भी वातावरण है, जो भी हमें माहौल देखने को मिलता है, यहाँ प्रकृति में कोई भी चीज़ जो है वो स्थिर नहीं है, एक जगह टिकी हुई नहीं है। इसमें ये है कि हर चीज़ जो है वो या तो घट रही है या बढ़ रही है। मनुष्य के चारों ओर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के जो सभी प्रकार के जो तथ्य हैं वो क्या है, परिवर्तनशील है, वो स्थिर नहीं है। प्रत्येक कारक जो है हर एक सेकंड, हर एक मिनट में कुछ ना कुछ परिवर्तित, किसी न किसी प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। स्वयं पृथ्वी भी जो है वो आपको पता है हर क्षण गतिमान है। जैसा कि आपको पता ही है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो जब हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं वही स्थिर नहीं है, तो इस पर पाए जाने वाली जो सभी तत्व हैं, जो जड़, चेतन, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, किसी भी प्रकार के जो तत्व हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। हमारे चारों ओर की जितनी भी जो हमें वस्तुएं देखने को मिलती है वो सभी क्या है, परिवर्तनशील है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे जो कि संभववाद से प्रेरित थे, जीन ब्रून्स। ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु या तो घट रही है या बढ़ रही है, वास्तव में कुछ भी गति रहित नहीं है या स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक तथा मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रकृति में प्रत्येक जीव का जो भी
कोई वस्तु पाई जाती है प्रकृति में, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसका लाइफ टाइम होता है। प्रत्येक तत्व की जो है उत्पत्ति होती है, विकास होता है और समाप्ति होती है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो है जन्म लेता है, शैशव अवस्था आती है, बाल्य अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है और उसके बाद आती है वृद्धावस्था, और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त करता है। ये सभी जो है ये जीवन चक्र है और ये सभी जगह है, सभी तत्वों में है। पेड़ पौधों को देख लो, जो जीवित मतलब जो लिविंग थिंग्स है। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की, अजीवों की बात करें, जड़ की बात करें, तो एक पहाड़ को देखिए। पहाड़ की उत्पत्ति होती है भूगर्भिक क्रियाओं से, फिर वो जैसे बढ़ता है उसका विकास होता है। जैसे जैसे भूगर्भिक क्रियाएं अंदर होती है वैसे वैसे उसका उत्थान होता है, और धीरे धीरे अपर्दनकारी जो कारक होते हैं वो क्या करते हैं, उसका अपर्दन करते हैं, धीरे धीरे उसे काटते हैं, और अंत में वो एक समपर्याय मैदान, एक प्लेनी एरिया को प्राप्त हो जाता है। आज हम जब विश्व के प्राचीनतम पर्वतमालाओं की बात करें तो हमारी राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वो उसके अंदर आती है। तो इसका भी किसी समय जो है उत्थान हुआ, ये अपने चरम पर पहुंची और आज ये अपने समाप्ति की ओर है। जो है दिनों दिन जो है इसका क्या हो रहा है, इसका अपर्दन हो रहा है और ये अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है। हिम जो है, अगर हिम की हम बात करें तो ये पिघल कर क्या करती है, सागरों में चली जाती है। स्वयं जलवायु भी जो है, जो क्लाइमेट है वो भी परिवर्तित है। इसके जो सभी घटक होते हैं, तापमान होती है, आर्द्रता, वर्षा, हवा, वायुदाब, सभी प्रतिशण क्या है, बदलते रहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं वो स्वयं गतिशील है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रकार जो विकास की और क्रियाकलाप की प्रकृति से ये स्पष्ट है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अब इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इसके लिए देखिए। इसके लिए उत्तरदायी कारकों में हम पहले बात करें भौतिक शक्तियों की, फिजिकल फोर्सेस। इसके अंदर आएगा पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, सौर शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उसके बाद आता है जैविक शक्तियाँ, बायोलॉजिकल फोर्सेस, और फिर आती है अंत में मानव शक्ति। ये सभी क्या है, ये शक्तियाँ हैं जो प्रकृति में प्रतिक्षण परिवर्तन लाती हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पार्थिव एकता के सिद्धांत की, या अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप। संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हूँ, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी की आवश्यकता है। प्रत्येक भौगोलिक कारक स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व असंभव है। पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ये सिर्फ अपने बूते पर वो इस पृथ्वी पर जीवित रह सके। प्रत्येक भौगोलिक कारक एक दूसरे से प्रभावित होता है और स्वयं भी अन्य तत्वों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इससे क्या है, मतलब ये जो प्रभावित करने की जो क्रिया है, जो वो
एक कोई भी एक भौगोलिक कारक है वो स्वयं प्रभावित हो रहा है और दूसरे को भी प्रभावित कर रहा है। ये जो क्रिया है ये किसी क्षेत्र विशेष में एक विशेष एक वास्तविक एक भूदृश्य का विकास करते हैं। मानव भूगोल के तथ्यों का विकास किसी न किसी कारक के अंतर संबंधों का ही परिणाम है। कोई भी कारक अन्य कारकों से प्रभावित और नियंत्रित होकर विकसित होता है तथा अपने विकास के परिणाम स्वरूप अन्य कारकों को भी नियंत्रित करता है और प्रभावित करता है। इसी कारण हम क्या कर रहे हैं, भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उसके उन कारकों का अध्ययन जरूर करते हैं। हम किसी भी अगर हम भौगोलिक कारक की अध्ययन कर रहे हैं तो उस कारक का अध्ययन करेंगे जिससे वो प्रभावित हो रहा है। देखिए, हम एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ लेते हैं कि कोई भी एक प्रदेश में एक मानव समूह निवास कर रहा है, तो उसके रहन सहन, उसका जीवन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था, ये सभी जो है वो विभिन्न भौगोलिक दशाओं पर उस पर है वो जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है उसका प्रभाव पड़ता है। और स्वयं मनुष्य भी अपने विवेक और तकनीकी के आधार पर क्या करेगा, उसका उन कारकों को जो वहाँ का जो स्थान के जो भौगोलिक कारक हैं उन्हें प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से पृथ्वी भी जो है वो स्वयं भी एक इकाई के रूप में है और इसके सभी भाग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित है। देखिए, पृथ्वी पर 3 प्रमुख मंडल पाए जाते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। और इन तीनों मंडलों के योग से एक चौथा मंडल जन्म लेता है, एक विकसित है, वो है जैव मंडल। यानी यहाँ पर जो भी जीवित जीव हैं उन्हें अपने जीने के लिए स्थल मंडल की भी आवश्यकता है, जल मंडल की भी आवश्यकता है और वायुमंडल की भी आवश्यकता है। संपूर्ण जो पृथ्वी है पर एक जैसे भौतिक नियम लागू होते हैं तथा समस्त क्षेत्र पर समान प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो जलवायु है वो क्या है, अंतर संबंधित है। जलवायु के सभी कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा पृथ्वी के भूपटल पर जो जलवायु क्षेत्र है वो एक सा जीवन या समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे देखिए, विभिन्न जो भौगोलिक कारक होते हैं जैसे कि भूमि की बनावट है, जलवायु है, जिसके अंदर जलवायु के घटकों में हम अगर बात करें, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, तो और इसके अलावा मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है और अपने जीवन के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मिट्टी के निर्माण में जलवायु की, तो इसमें जलवायु इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा वहाँ की जो भी भूमि है वो उस पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वनस्पति का जो सम्मिलित योग होता है, तो ये सब क्या है, मिट्टी स्वयं वनस्पति को प्रभावित करती है और वनस्पति से भी प्रभावित होती है। जलवायु के विभिन्न कारकों का जो प्रभाव है वो धरातलीय आकृतियों का निर्माण करता है, लेकिन स्वयं पर्वत भी जलवायु को प्रभावित करेंगे। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की वनस्पतियों का विकास होता है, लेकिन वनस्पति विकसित होने पर जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे सघन और विस्तृत क्षेत्र की जो वनस्पति होगी उस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है और वहाँ पर आर्द्रता बनाए रखती है। अतः भौगोलिक जो वातावरण है उसके प्रत्येक तत्व जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से संगठित होते हैं। अब बात करते हैं वातावरण से समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भागों का अध्ययन क्या है? वो भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो इसके विभिन्न भाग हैं उनका अध्ययन करना। अब मानव भूगोल की जब हम बात करते हैं तो मानव की यहाँ केंद्रीय स्थिति मानकर धरातल के जो भी परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन और व्याख्या की जाती है। फिर अब प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व जैसे भूमि की बनावट, जलवायु के कारक आदि क्या है, मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है, यानी उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के भी जो भी तत्व हैं वो क्या कर रहे हैं, मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अब सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण जो है इसके जो विभिन्न तत्व के द्वारा प्रभावित होते हैं और साथ साथ मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीक और इसके आधार पर क्या करता है, इन तत्वों को, प्राकृतिक कारकों को भी प्रभावित करता है और इनके साथ अनुकूलन करता है। यहाँ जो है अनुकूलन शब्द जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमने अभी पढ़ा समायोजन यानी अनुकूलन, एडजस्टमेंट। देखिए एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि राजस्थान में रहने वाले जो भी लोग हैं वो, उनमें ये क्षमता है कि वो गर्मी को अधिक सहन कर सकते हैं, जबकि जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले हैं, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं, जैसे कि जो ठंडा इलाका है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर राजस्थान की अपेक्षा अधिक तापमान कम रहता है, ठंड अधिक रहती है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्षमता है कि वो थोड़ा ठंड अधिक सहन कर पाते हैं। तो ये क्या है, मनुष्य जो मानव समूह है उनका अनुकूलन है वातावरण के प्रति। उन्होंने अपने शरीर को इस प्रकार से अनुकूलित कर लिया है, वहाँ की जो पर्यावरणीय जो भी जो जलवायु है वहाँ की, उसके अकॉर्डिंग अपना शरीर ढाल लिया है। ये जो चीज़ है ये है अनुकूलन। मनुष्य को अनुकूलन करना ही पड़ता है, क्योंकि जो भी कहीं पे भी उसको अगर अपने विपरीत अगर कठिन परिस्थितियां मिली तो उसे अपना जीवन बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अनुसार रूपांतरित करने की चेष्टा करनी पड़ेगी, उसे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। इस अनुकूलन और रूपांतरण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वातावरण समायोजन। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्राकृतिक आदि जो तत्व हैं इनमें विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। अतः ये सब जो एक प्रदेश है वो दूसरे प्रदेश से या क्षेत्र से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर क्या है, मनुष्य को विभिन्नता का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अपने जीवन के निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। और इस सिद्धांत को क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसा अगर हम बात करें कि पृथ्वी का जो ऊपरी भूपटल है, धरातल जो है वो एक समान नहीं है, इसमें अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। कहीं पर पर्वत है, पठार, मैदान, नदियाँ, झील, सागर, महासागर, खाड़ियाँ, तो विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं।
और अगर हम जल और स्थल की बात करें तो इसके वितरण में भी विषमता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर जल की अधिकता पाई जाती है। जलवायु के जो विभिन्न कारक हैं, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, ये सभी जो हैं इनका वितरण भी क्या है, पृथ्वी पर अलग अलग है। जैसा कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर अधिक तापमान भी अधिक है और वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। तो इसके कारण क्या है, वहाँ पर आर्द्रता अधिक है, ह्यूमिड एरिया है। जबकि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, तापमान उच्च है लेकिन वर्षा की कमी के कारण वो जो क्षेत्र है वो वनस्पति रहित है। जबकि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या पाई जाती है, सघन वनस्पति पाई जाती है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो है सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। जो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ये पार्ट जो है ये सबसे अधिक सघन वनस्पति वाला है, जो भी स्थलीय क्षेत्र में है। और जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र क्या है, वहाँ पर तापमान अधिक है लेकिन वर्षा कम है और इसके कारण वो क्षेत्र क्या है, वनस्पति रहित है। अब इसी प्रकार हम सांस्कृतिक वातावरण की बात करें तो यहाँ पर रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परिवहन, उद्योग, बैंकिंग, तकनीकी आदि ये सभी जो है वो क्या है, भूतल पर विषमता पाई जाती है। इन विविधताओं और विषमताओं के कारण क्या है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मनुष्य का जो है वहाँ मनुष्य जो है उनको वो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और यही कहलाता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण के साथ समायोजन जो है वो मनुष्य दो प्रकार से करता है, दो क्रियाओं से करता है। एक है अनुकूलन, एडेप्टेशन, और दूसरा है रूपांतरण या परिवर्तन, मॉडिफिकेशन। पहले बात करते हैं अनुकूलन की। मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजन कर लेना। वो अपने आप को क्या कर रहा है, उसी के अनुसार ढाल ले रहा है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहा बल्कि अपने आप के अंदर चेंज कर रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं हम, अनुकूलित कर लेना, अपने आप को अनुकूलित कर लेना। और ये भी क्या है, दो प्रकार से होता है। एक है आंतरिक अनुकूलन और दूसरा है बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन के अंदर क्या है, मनुष्य अपने वातावरण के अनुसार क्या करेगा, बोलचाल, अपने खान पान, अपने रहन सहन, उस अनुसार अपने आसपास के जो भी उसका एनवायरनमेंट है उसके अनुसार अपने आप को बदल लेगा। जब कोई मनुष्य लंबे समय तक कोई एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है तो क्या करते हैं, उसका जो उधर उस स्थान के जो भी जलवायु कारक हैं वो उसके शारीरिक वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कोई यूरोपीय देशों का परिवार भारत के दक्षिणी भाग या किसी कोई गर्म स्थान में आके रहता है तो उसके शरीर की जो त्वचा का रंग है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो गोरे से सांवले रंग में यानी श्याम वर्ण के अंदर परिवर्तित होने लग जाएगा। अब इस प्रक्रिया को भी हम आंतरिक अनुकूलन के अंदर शामिल कर सकते हैं, पर यह है ऐच्छिक और अनैच्छिक। यानी ऐच्छिक तो है हम अपने इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, अनैच्छिक यानी प्राकृतिक रूप से।
उदाहरण के लिए हम बात करें कि एक यूरोपियन परिवार केरल में जाकर बसेगा। अब उसे क्या है, प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता है और वो वहाँ पर कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बाज़ार में जाना पड़ेगा। अब उसे वहाँ की मलयाली भाषा वो परिवार जानता नहीं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये मलयाली भाषा सीखनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या है, और वहाँ की उसको संस्कृति, रहन सहन, खान पान के बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से यूरोपियन परिवार केरल में आने के बाद अगर वो भाषा, मलयाली भाषा सीखता है, वहाँ के रहन सहन, खान पान के नए तरीके सीखता है, तो ये सब क्या है, ये उसका ऐच्छिक अनुकूलन है, उसका आंतरिक अनुकूलन है, वो अपनी इच्छा से ये कर रहा है। लेकिन जब वो परिवार वहाँ लंबे समय तक वहाँ रहा और उसकी त्वचा में कुछ चेंजेस आए, त्वचा के जो भी कलर में, उसके रंग में कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये उसका ऐच्छिक अनुकूलन नहीं है, ये प्राकृतिक अनुकूलन कहा जाएगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से अपनी त्वचा के रंग में चेंज नहीं कर रहा। मलयाली समाज के रहन सहन, वेशभूषा को अपनाना बाह्य अनुकूलन कहलाएगा, जबकि जो मनुष्य द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर बस रहा है, वहाँ की वेशभूषा के अनुसार अपनी वेशभूषा को भी बदल लेता है, तो ये क्या कहला रहा है, ये बाह्य अनुकूलन है, वो बाहर से अनुकूलन दिखा रहा है। हम कहीं जाएंगे, अगर हम गर्म प्रदेशों का कोई भी मानव है या मानव समूह है, परिवार है, वो ठंडे प्रदेशों में जाता है, तो वो उसे क्या करना पड़ेगा, वहाँ को अपने आप को वहाँ की ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये क्या है, उसका बाह्य अनुकूलन है। अब हम बात करते हैं रूपांतरण या परिवर्तन की। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए क्या करता है मनुष्य, कुछ आर्टिफिशियल चेंजेस करता है, उसे हम कहते हैं रूपांतरण। जैसे शीतोष्ण जलवायु के देशों में निवास करने वाले जो भी हैं, यानी ठंडे प्रदेशों में जो रहने वाले मनुष्य हैं, वो अगर गर्म प्रदेशों में आते हैं तो वातावरण को अपने अनुकूलन करने के लिए वो क्या करेंगे, वो एसी का यूज़ करेंगे, वातानुकूलित कमरों यानी एसी का यूज़ करेंगे अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए। ये प्रक्रिया क्या है, वो वातावरण के अंदर चेंजेस कर रही है, तो ये कहलाती है रूपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रिया। अतः जो अनुकूलन और रूपांतरण की प्रक्रिया भी जो है वो वातावरण समायोजन के साथ सम्मिलित की जाती है। आज हमने पढ़ा है मानव भूगोल के 3 सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और रूपांतरण या समायोजन का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, ये था मानव भूगोल का बीए पार्ट 2 का मानव भूगोल का टॉपिक, मानव भूगोल के 3 सिद्धांत। थैंक यू।